देश की सियासत में पूरी तरह से आइसोलेट हो चुकी कांग्रेस अब किसी भी तरह से मुख्य धारा में लौटना चाहती है और इसके लिए किसी भी हथकंडे को आजमाने से वो बाज नहीं आ रही। कोरोना संकट के इस दौर में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक कर कांग्रेस केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की लगातार कोशिशें कर रही है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने देश में कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए किए जा रहे इंतजामों पर अपनी चिंता जाहिर की और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। सोनिया गांधी ने कहा कि जब हम सबको मिलकर कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ना चाहिए था, उस समय बीजेपी नफरत के वायरस फैला रही है। सोनिया गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस को अपने रडार पर लिया और कहा कि कुछ लोगों की आदत हमेशा सवाल करने की होती है। मतलब साफ है कि बीजेपी सोनिया गांधी की बातों को कोई भाव नहीं देना चाहती। सोनिया गांधी ने कोरोना टेस्टिंग, पीपीई किट्स को लेकर, किसान मजदूरों की समस्याओं को लेकर केंद्र सरकार को घेरा और गरीब परिवारों को 7,500 रुपए की मदद देने की मांग दोहराई। असल में सोनिया गांधी ने वही सारे सवाल उठाए जो राहुल और प्रियंका आए दिन ट्वीट करते रहते हैं। कोरोना के वक्त बीजेपी पर सांप्रदायिक राजनीति करने से बाज न आने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सोनिया गांधी ने कहा, जब हम सबको मिलकर कोरोना से लड़ना चाहिए तब बीजेपी सांप्रदायिक पूर्वाग्रह और नफरत के वायरस फैला रही है, जो चिंताजनक है। इससे सामाजिक सौहार्द का बड़ा नुकसान हो रहा है। हमें इस नुकसान की भरपाई करनी होगी। अपने भाषण में सोनिया ने टेस्टिंग की कम संख्या और टेस्टिंग किट्स, पीपीई किट्स की कमी का मुद्दा उठाते हुए केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि टेस्टिंग की संख्या अब भी कम है। टेस्टिंग किट्स और पीपीई किट्स की आपूर्ति पर्याप्त नहीं है और उनकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। अर्नब गोस्वामी ने गांधी वाड्रा परिवार से सवाल क्या पूछ लिया, पूरी कांग्रेस का अमला जमला उनके पीछे पड़ गया। अर्नब गोस्वामी को निपटाने की कांग्रेस हर स्तर पर कोशिश कर रही है। लॉकडाउन का पास थमाकर अर्नब पर हमला करने के लिए कार्यकर्ताओं से लेकर उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाने तक की होड़ सी मच गई है। अकेले छत्तीसगढ़ में अर्नब के खिलाफ 1-2 नहीं बल्कि 101 एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या कांग्रेस ये सब करके किसी को सवाल पूछने से रोक सकती है? कांग्रेस का ये तानाशाही रवैया क्या लोकतंत्र के खिलाफ और उसे ठेंगा दिखाने वाला नहीं है? लेकिन कांग्रेस के लिए लोकतंत्र और देश का मतलब गांधी वाड्रा परिवार की चापलूसी करने से शुरू होता है और वहीं पर खत्म हो जाता है। भूपेश बघेल हो या टीएस सिंहदेव या फिर अशोक गहलोत, उन्हें ये तो पता होना चाहिए कि आखिर चापलूसी की भी कोई सीमा होती है। अर्नब गोस्वामी के खिलाफ छत्तीसगढ़ के अलग अलग थानों में 101 एफआईआर दर्ज कराई गई हैं। ये एफआईआर कांग्रेस की ओर से प्रदेश के सभी 28 जिलों में दर्ज कराई गई हैं। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने रायपुर के सिविल लाइन थाने में केस दर्ज कराया था। कांग्रेस ने गोस्वामी के खिलाफ सोशल मीडिया पर भी अभियान शुरू किया है। गोस्वामी पर आरोप लगाया गया है कि महाराष्ट्र के पालघर मामले में उन्होंने अपने टीवी चैनल के कार्यक्रम में देश के लोगों को गुमराह किया। सोनिया गांधी पर गोस्वामी की टिप्पणी को झूठा, निराधार और वैमनस्यपूर्ण बताते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग की गई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि अर्नब गोस्वामी संघ और भाजपा की भाषा बोलते हैं। उन्हें मोदी सरकार से मिला प्रश्रय भी जाहिर है कि उन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ जो कुछ कहा वो उनके आकाओं की ही लिखी स्क्रिप्ट है, ये पत्रकारिता नहीं है। त्रिवेदी ने कहा कि इस समय जब पूरा देश कोरोना के खिलाफ संघर्ष कर रहा है, तब अर्नब केंद्र की विफलता से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। वधावन ब्रदर्स, बांद्रा में मजदूरों का प्रदर्शन, पालघर और अब अर्नब गोस्वामी पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का हमला, ये सारे मामले उद्धव ठाकरे की परीक्षा ले रहे हैं। असल में हिंदुत्व की सियासत उद्धव उसी दिन छोड़ चुके हैं जिस दिन शरद पवार और सोनिया गांधी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई और मौजूदा हालात में कुछ ऐसे बन गए हैं जिसमें उद्धव ठाकरे मिसफिट हो रहे हैं। और यही वजह है कि उद्धव ठाकरे की सियासी कश्ती वहीं डूबती दिख रही है जहां पानी बहुत कम है। शुरू से लेकर हाल तक कट्टर हिंदुत्व की राजनीति करती आई शिवसेना के सामने वही मुद्दे चुनौती बन गए हैं जिसके सहारे वो यहां तक पहुंची। उद्धव ठाकरे को यह मालूम था कि कैसे चुनौतियां सामने आने वाली हैं और यही वजह रही कि कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाने के बावजूद वो सीएए पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के साथ रहे। यहां तक कि अपनी सरकार के 100 दिन पूरा होने पर जश्न मनाने के लिए भी वो अयोध्या पहुंच गए। सवाल यह है कि उद्धव ठाकरे का असली कसूर क्या है? सिर्फ यही ना कि वो उस पार्टी के साथ नहीं है जिसके साथ देश का बहुमत और जनमत है।
अब इससे बड़ी मुश्किल उद्धव ठाकरे के लिए क्या होगी? बतौर मुख्यमंत्री जो उन्हें सुनिश्चित करना चाहिए था, वो सब करने के बाद सबके निशाने पर हैं। किसी भी आपराधिक घटना के लिए सरकार निशाने पर इसलिए आती है क्योंकि जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई नहीं होती। सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक एक्शन होगा? और उद्धव ठाकरे की सरकार ने तो ये सब काम सुनिश्चित कर ही दिया है। आरोपी पकड़े जा चुके हैं, 2 पुलिस अफसर सस्पेंड किए जा चुके हैं और जांच भी सीआईडी को सौंपी जा चुकी है। आखिर ऐसा कौन सा काम बचा है जो अब तक उद्धव ठाकरे ने सुनिश्चित नहीं किया हो? अब ज्यादा से ज्यादा सीबीआई जांच की बात हो सकती है। जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने सब काम किया, लगता नहीं कि ऐसी मांग होने पर सीबीआई जांच कराने से उनको कोई दिक्कत होगी। पालघर की घटना पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर उद्धव ठाकरे सफाई दे चुके हैं। महाराष्ट्र में हाल फिलहाल ये तीसरी घटना है और चौथी घटना अर्नब गोस्वामी पर हुए हमले की है, जिसे लेकर उद्धव ठाकरे सबके निशाने पर आ गए हैं। लेकिन एक सच ये भी है कि ये चारों ही घटनाएं एक ही विभाग के कामकाज पर अंगुली उठाती हैं, जिसके मुखिया उनके कैबिनेट साथी अनिल देशमुख हैं। एनसीपी कोटे से अनिल देशमुख महाराष्ट्र सरकार में गृह मंत्री हैं। अब उद्धव को अपने गृह मंत्री से ये सवाल तो करना ही चाहिए कि आखिर सारी गड़बड़ियां उनके महकमे से ही क्यों हो रही हैं? क्या अनिल देशमुख की नाकामियां उद्धव ठाकरे के गले की हड्डी साबित होने लगी हैं? पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस अनिल देशमुख को बर्खास्त करने की मांग कर चुके हैं। पीएम मोदी कोरोना काल में दुनिया के सबसे बड़े नेता के तौर पर उभरे हैं, जिन्होंने कोरोना पर काबू पाने की सबसे मुश्किल लड़ाई आसानी से लड़ी। पूरी दुनिया इस बात को मान चुकी है कि पीएम मोदी के नेतृत्व के भारत ने हालात को काबू में किया हुआ है। अब बारी देश की थी। देश में गांधी वाड्रा परिवार से लेकर ममता बनर्जी और अखिलेश यादव जैसे नेता हर दिन भले ही कोई न कोई आरोप लगाते रहे, किसी न किसी बहाने पीएम मोदी को नाकाम साबित करने की कोशिश करते रहे, लेकिन देश की करीब 93% आबादी यही मानती है कि मोदी है तो मुमकिन है। मतलब ये कि पीएम मोदी पर देश का भरोसा इस कदर है कि पीएम मोदी के होते कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और देश इस संकट से पार पा लेगा। कोरोना संकट के दौरान पीएम मोदी ने देश की जनता से 2 बार अपील की। उनकी अपील पर लोगों ने 22 मार्च को ताली थाली घंटी शंख बजाए और फिर 5 अप्रैल को 9 बजे 9 मिनट के लिए घरों की बत्तियां बंद करके मोमबत्ती, टॉर्च और फ्लैश की लाइट जलाई। अब ऐसी खबर आई है जिससे कोरोना के खिलाफ लड़ाई में खुद प्रधानमंत्री और उनकी सरकार के हौसले को बल मिलेगा। जनता के भरोसे का बल। हाल में किए गए एक सर्वे में कहा गया कि 93.5% भारतीयों को यकीन है कि मोदी सरकार कोरोना संकट से बहुत असरदार तरीके से निपट रही है। केंद्र सरकार ने 25 मार्च से 21 दिन के लिए देशव्यापी लॉकडाउन का ऐलान किया था, जिसे 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। INS सी वोटर्स कोविड-19 ट्रैकर के मुताबिक लॉकडाउन के पहले दिन 76.8% लोग मोदी सरकार पर भरोसा कर रहे थे। 21 अप्रैल तक 93.5% देशवासी मोदी सरकार के कदमों से खुश हैं और उनका मानना है कि सरकार कोरोना संकट से प्रभावी तौर पर निपट रही है। इससे पहले अमेरिकी सर्वे कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट ने प्रधानमंत्री मोदी को वैश्विक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र प्रमुख घोषित किया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि सच्चाई सबके सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से कोविड-19 वैश्विक महामारी से निपट रहे हैं, भारतीयों की देखभाल कर रहे हैं और ऐसे चुनौतीपूर्ण वक्त में वैश्विक समुदाय को मदद कर रहे हैं, उसकी पूरी दुनिया प्रशंसा कर रही है। हर भारतीय खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा है और उनके नेतृत्व पर भरोसा कर रहा है। INS सी वोटर्स के 16 मार्च से 21 अप्रैल के दौरान किए गए सर्वे में एक वाक्य लोगों के सामने रखा गया। ये वाक्य था कि मुझे लगता है कि सरकार कोरोना वायरस के संकट से अच्छी तरह से निपट रही है। 16 मार्च को 75.8% लोगों ने कहा कि उन्हें सरकार पर भरोसा है, लेकिन जब देश में लॉकडाउन का ऐलान हुआ तो ऐसा मानने वालों की संख्या बढ़ गई। बड़ी बात यह है कि 1 अप्रैल तक मोदी सरकार पर भरोसा करने वालों का प्रतिशत बढ़कर 89.9 हो गया, जबकि एक दिन पहले 31 मार्च को 79.4% लोगों को ही सरकार के कामकाज पर यकीन था। यानी एक दिन में मोदी सरकार पर भरोसा करने वालों में 10.5% का इजाफा हो गया। अमेरिकी सर्वे कंपनी मॉर्निंग पोस्ट ने भी बताया कि पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग 68 है, जो किसी भी राष्ट्र प्रमुख से बहुत ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।